प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है इसको पिछले 3 साल से लगे डेडलॉक की अगर हम वजह तलाश करें तो बज़ाहिर तो एक ही बड़ी वजह समझ में आती है, और वो है कि ताकतवर हल्के अपनी पोजीशन से हटकर कोई डील देने को तैयार हैं, ना ही ढील देने को, ना इमरान खान हार मान रहे हैं। यानी दोनों फरीक जो हैं ये अपनी अपनी पोजीशंस छोड़ना नहीं चाह रहे। एक डील देना नहीं चाहता तो दूसरा डील लेना नहीं चाहता। इस डेडलॉक से निकलने के लिए पीटीआई ने कभी मुज़ाहमत की पॉलिसी अपनाई तो कभी मुफाहमत की तरफ दौड़ लगाई, मगर वो नताइज नहीं मिले जो इमरान खान की पार्टी चाहती है। नताइज मिलते भी कैसे जब पार्टी की समती वाज़ेह नहीं है कि करना क्या है और किसको करना है। बैकडोर राब्तों के लिए कभी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का नाम आया तो कभी आज़म सवाती का, मगर इमरान खान का आज भी यही मौक़िफ़ है कि आइन और क़ानून की हुक्मरानी और मुल्क की खातिर तो बात हो सकती है, मगर मैं अपनी ज़ात के लिए कोई डील नहीं करूँगा। लेकिन हुकूमत है वो कहती है कि इमरान खान तो मांगी अनार हो रहे हैं। इमरान खान के वाज़ेह मौक़िफ़ के बावजूद पार्टी के सीनियर रहनुमा शिबली फराज ये कहते हैं कि बानी पीटीआई हर किस्म के मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब हर किस्म के मुज़ाकरात में क्या चीज़ शामिल है? सवाल उठता है कि अब इसे पार्टी पॉलिसी में कन्फ्यूजन कहें या हिकमत अमली का नाम दें। अब ज़रा ये बताते हैं कि तहरीक इंसाफ ताकतवर हलकों से मुज़ाकरात की इनफरादी कोशिशों में नाकामी के बाद पार्टी लेवल पर एक स्ट्रैटेजी बनाने जा रही है। शिबली फराज ये बताते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कैसे करने हैं, इस पर स्ट्रैटेजी बनाने के लिए पार्टी की जो हाई कमान है उसका इजलास अगले चंद रोज़ में होगा, जिसमें ज़ाहिरा मुशावरत होगी कि मुज़ाकरात के लिए क्या रास्ता इख्तियार किया जाए। सवाल ये है कि आज़म सवाती हो, गंडापुर हो, इनकी इनफरादी कोशिशों से इमरान खान ख़ुद को अलग कर चुके हैं, तो क्या ये नई सियासी हिकमत अमली जो है ये इमरान खान से पूछ कर बनाई जा रही है? अगर पार्टी कोई प्लान करती है, आगे से ग्रीन सिग्नल भी मिल जाता है, मगर इमरान खान ही नहीं मानते, तो फिर क्या होगा? पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात की एक और कोशिश एक ऐसे वक्त में सामने आ रही है जब पार्टी के अपने अंदर बहुत सारे इख्तलाफात चल रहे हैं, और ऐसे में दावे ये हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह जल्द पीटीआई पाकिस्तान भी बनने जा रही है। यानी एक बार फिर पीटीआई का शिराजा बिखर सकता है। दूसरी तरफ इमरान खान से मुलाकातों को लेकर अलग मसाइल हैं। पार्टी के मसाइल ये वाले अभी हल नहीं होते कि बग़ैर लिस्ट के पार्टी रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकातों पर पार्टी के अपने ही लोग एतराज़ उठा रहे हैं। पीटीआई का एक एतराज़ ये भी है कि हुकूमत जानबूझकर जो हफ्तावार मुलाकातें उनमें रुकावटें डाल रही है। किसी को मिलने दिया जाता है और तो किसी को रोक लिया जाता है। ऐसे में पार्टी को डिवाइड करने की कोशिश हो रही है और ये हुकूमत कर रही है, ऐसा कहना है तहरीक इंसाफ का। जबकि हुकूमती अहदेदार ये जवाब देते हैं कि इमरान खान ही अगर किसी पार्टी रहनुमाओं से ना मिलना चाहे तो इसकी मुलाकात हम कैसे ज़बरदस्ती करवा सकते हैं? लिस्ट से नाम हुकूमत नहीं बल्कि पीटीआई के अपने लोग ही एक दूसरे का नाम काटते हैं, तो ऐसे में हुकूमत क्या करे? 2 दिन पहले मुलाकात के लिए आने वाली इमरान खान की बहनों और पार्टी रहनुमाओं की गिरफ्तारी और बाद में रिहाई पर वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी कहती हैं कि ये सब खबरों में रहने के लिए 3rd क्लास पॉलिटिकल स्टंट हैं। पीटीआई वाले ख़ुद पुलिस वैन में बैठते हैं और अगले चौक पर जाकर उतर जाते हैं। उस दिन अलीमा खान के साथ अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और फिर दूर जाकर छोड़ दिया। उन्हीं से पूछते हैं कि इमरान खान से मुलाकातों पर आखिर सियासत कर कौन रहा है, कैसे उन्हें पकड़ा, कहाँ जाकर छोड़ा? क्योंकि वज़ीर इत्तलात पंजाब तो कहती हैं कि ये खुद ही बैठ जाते हैं वैन में आकर और अगले चौक पर जाकर उतर जाते हैं। हंसी भी आती है वैसे इस बात पर। बात करूँगी मैं पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। मलिक साहब, इतना शौक़ है आप लोगों को, खुद ही जाकर वैन में बैठ जाते हैं, अगले चौक पर जाकर आप लोग उतर जाते हैं, ये क्या मामला है? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इस बारे में कोई इसका इसलिए जवाब नहीं दूंगा उस बेबी का जो कि वो गैर संजीदा है मेरे नज़दीक इस किस्म की बातें। मैंने असेंबली में एक बात की है, पहले उसका जवाब अगर मुझे मिल जाए पंजाब गवर्नमेंट से, कोई मैं किसी मिनिस्टर से नहीं, मैं पंजाब गवर्नमेंट से, चीफ एग्जीक्यूटिव से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि अडयाला जेल किसकी डोमेन में है? सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जिस फैसले के तहत एक बेटी हमारी है जिसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, गौर खान साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं और इस तरह
इंतजार पंजोता साहब हैं, इन लोगों ने खान साहब के अंदर से नाम भेजने और इन्होंने नाम वो आगे भेजने। वो नाम हमारे 3 लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, अलामा नासिर अब्बास थे और सरदार हामिद रजा थे। हम ये 5 लोग थे और जरताज गुल हमारी पार्लिमानी लीडर। उनके नाम गए, किस्सा मुख्तसर हमें उन्होंने 4 बजे तक नाकों पे रोके रखा। देखिए, अगर हमें शौक हो तो 4 बजे तक ये नाके क्यों लगते हैं 2-2 किलोमीटर दूर जाके? ये तो बड़ी मजे का खेस बातें कर रहे हैं जी। मेरा एक क्वेश्चन था जो मैंने असेंबली में फ्लोर ऑफ द हाउस भी किया है कि हमें ये बता दिया जाए कि अडयाला किसकी डोमेन में है, क्योंकि हमें पुलिस तो कहती है हमें जी ऑर्डर पता नहीं किस तरफ से आता है, उनका ऑर्डर आता है, किन का, ये किन की, उनके कौन है। तो फिर गिले आप बीबी उस्मा बुखारी से ना करें ना, उनसे क्यों कर रहे हैं आप गिले? फिर आप एस्टेब्लिशमेंट से करें। फिर उस्मा बुखारी के हाथ में तो कुछ नहीं है। उस्मा बुखारी साहबा से कोई गिला नहीं किया हमने तो कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहा है कि आप कहते हैं कि पंजाब में हमारी गवर्नमेंट है, हम कहते हैं नहीं है। चलो पंजाब को छोड़ो, अडयाला जेल क्लियर कर दो, वहां किसकी गवर्नमेंट है? देखिए, अडयाला जेल में जिनकी गवर्नमेंट नहीं है, जब उनकी मर्जी आती है इतवार को भी दरवाजे खुलवा देते हैं। जब उनकी देखिए अपोजिशन लीडर हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई। बचर साहब, आपका नाम सलमान अकरम राजा की जो कमेटी बनाई हुई है, उस कमेटी ने जो नाम दिए उनमें आपका नाम भी शामिल था। जो लोग उस दिन गिरफ्तार हुए उस कमेटी के दिए गए नामों में सब नाम शामिल थे, राइट? यस यस जी, कोई ऐसा नाम नहीं था जो उसमें शामिल ना, और बकायदा सुप्रिंटेंडेंट जेल को नाम भेजे गए और उसने रिटर्न में कुछ नहीं दिया। यही तो हुकूमत कह रही है कि अगर यही तो हुकूमत कह रही है कि जो नाम भेजे जाते हैं, इमरान खान इन लोगों से नहीं मिलना चाहते, तो हम क्या करें? देखिए जी, इमरान खान के 3 लीडर ऑफ द अपोजिशन है, 2 अलाइज हैं, एक पार्लियामानी लीडर है। तो ये तो एक मजे का खेस बातें हैं ना जी। ये तो ऐसी बातें हैं जो कि आज की टेक्नोलॉजी के दौर में उनके अपने अपॉइंट किए हुए बंदे उनको वो ना मिलना चाहें, या इस किस्म की बातें तो ये 16वीं सदी में तो करते। वैसे ये रहे 16वीं सदी पार्टी के अपने अंदर भी इख्तिलाफ है ना। अब सलमान अकरम राजा साहब, गौहर साहब की मुलाकात हो या गंडापुर साहब की मुलाकात हो, अली जफर की मुलाकात हो, उस पर एतराज़ उठाना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि पार्टी के अंदर ही इस बात पर जो है वो पार्टी मुत्तफिक नहीं है कि चलें कोई मिल के आ रहा है तो खान का कोई पैगाम ही खान साहब का बाहर आएगा ना। पार्टी ही लड़ना झगड़ना शुरू हो जाती है तो बाहर किसी को क्या मौरूद इल्जाम ठहराना है? देखिए, पार्टी में लड़ाई नहीं है जी, पार्टी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और ये मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। देखिए, ये जो मिनरल्स बिल जो हुआ था, इसका माइंस एंड मिनरल बिल जो केपीके में आया है, हाँ। मुझे ये बताया जाए कि ये बिल क्यों रुक गया है। ये पार्टी में लोगों के वर्कर्स का जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उस वजह से खान साहब ने ये बिल रोका। इसका मतलब ये है कि हमारी पार्टी में अकाउंटेबिलिटी है। और उसके आप अगर उसके सामने आप 26th अमेंडमेंट का बिल देखें और उनको पता ही नहीं है 26th अमेंडमेंट के बिल का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका मतन है, उसका उन मेंबरान को उन्होंने रातों रात जिस हैपेजेंटली पास करवाया। देखिए, पार्टीज में अकाउंटेबिलिटी होती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पार्टी नहीं है। पीटीआई के व्लॉगर्स ही कह रहे हैं कि माइंस एंड मिनरल बिल जो है ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक प्रेशर है, ये उन्हीं के प्रेशर में है। लेकिन दूसरी तरफ राय आती है कि नहीं, इस बिल को रोकें, इमरान खान की रिहाई से मशरूत करें, इमरान खान बाहर आएँ, देखें, पढ़ें, समझें, उसके बाद फैसला हो। अब 2 राय है ना। आप ही के व्लॉगर्स जो है ना वो कुछ बात करते हैं, पार्टी के लोग कुछ बात करते हैं। देखिए, व्लॉगर्स की बात जी को पार्टी की स्टेटमेंट तो नहीं होती ना जी, वो तो उनका जाती है, वो उसको जाती उनकी स्टेटमेंट है, वो ठीक है। लेकिन असल बात ये है कि खान साहब ने बिल रोक दिया। अब जब तक खान साहब उस बिल को ओके नहीं करेंगे, वो 10 साल भी पड़ा रहेगा तो वो ओके नहीं होगा। उसकी वजह ये है। और खान साहब ने क्यों रोका? खान साहब ने रोका है कि सोशल मीडिया, लोग, वर्कर्स, पार्टी, सबके तहफ़्फ़ुज़ात से बिल रुक गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी पार्टी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, पंजाब में उसकी हुकूमत कहूँगा, मरकज़ में उसकी हुकूमत है जो जेन्युइन हुकूमत है, तो इतनी छोटे मोटे इख्तिलाफ तो पार्टी में होता है। लेकिन देखिए, मिलने का मैं नहीं समझता कि मिलने की कोई हरज है। लेकिन खान साहब जिन बंदों को कहते हैं उनको भी मिलाया जाए। पर्टिकुलर खान साहब की बहनों का तो किसी के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं, वो तो एक खानदान है, वो तो उनकी बहनें हैं,
फैमिली में आती है, उनको क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? देखिए शादी, अभी भी बात यह है कि इस मुल्क में इस वक्त कोई लॉ नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका है, आइन खत्म हो चुका है, अदालतों के दरवाजे इनको अच्छा, बंद एक कर और देने चाहिए। कंफ्यूजन नहीं खड़ी हो गई? हम तो यही सुनते हैं, आप लोग यही बताते हैं, इमरान खान तो किसी कोई डील, कोई भी इस तरह बात करने को तैयार नहीं है। उन्हें बड़ी बार, चूंकि आप लोग कहते हैं कि ऑफ़र हो चुकी है कि आप 2 साल के लिए खामोश हो जाएं, आप बनी गाला चले जाएं, आप नथिया गली चले जाएं, आप जमान पार्क आ जाएं, 2 साल के लिए खामोश हो जाएं, लेकिन इमरान खान नहीं मानते। अब शिबली फराज साहब ने नया कट्टा खोला है, वो कहते हैं कि बानी पीटीआई तो हर किस्म के मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब हर किस्म के मुज़ाकरात का मतलब क्या है? हर किस्म के मुज़ाकरात में डील भी आती है, ढील भी आती है, अपने लिए रिलैक्सेशन भी आती है। हर किस्म का मतलब है कि कुछ भी चलेगा? नहीं, ये आपको थोड़ी सी मैं इसमें करेक्ट कर दूं। हर किस्म का खान साहब के मुताबिक जो मुज़ाकरात हैं ना जी, हर किस्म के मुज़ाकरात में रूल ऑफ लॉ ही है। कैदियों की, जो सियासी कैदी हैं, उनकी बातें खान साहब ने तो एक्सेप्ट कर दिया है को, तो वो तो कभी भी डील करके उस, आप ये ना तासुर लें कि हर किस्म के मुज़ाकरात में डील शामिल हो जाएगी। डील तो उन्होंने लेनी होती तो डील तो वो दे रहे हैं, शरायत पे ही मसला है। आज भी दे रहे हैं डील पे, आज भी डील तो याद, अभी भी डील तो हर वक्त देते हैं। डील का तो खान के लिए जेल से बाहर निकलना इमरान खान के लिए 5 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं है। अच्छा, वो तो जब उनको कह दे ठीक है मैं आपकी बात मानता हूँ, वो तो 1 मिनट में बाहर आ जाएंगे, इनसे तो पूछ रहे किसी नहीं। वो तो असूलों पे डटे हुए हैं, वो डील और ढील। आप एक मेरी बात याद रखने, जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बातचीत के मतलब कोई बात आए, शिबली सेनेट के अपोजिशन लीडर है, उनका भी यही मतलब है कि डील का मतलब खान साहब की वो बातें जो अपने मुतालिक रियायत की बातें हैं, या अपने मुतालिक हम चुप हो जाएं 2 साल या 3 साल और कहीं जाके खान साहब चुप करके बैठ जाएं, कोई बात न करें, पार्टी एक्टिविटीज न करें, वो बातें शामिल नहीं है। अच्छा, अब हर किस्म के जो मुज़ाकरात हैं वो अब वो किसने करने हैं? वो अब नई कोई कमेटी बनेगी? अब जो आज़म सवाती साहब का था कि मुझे खान साहब ने टास्क दिया है, पार्टी ने उसको डिसऑन किया, फिर कहा गया वकला के ज़रिए पैगाम भेजा है इमरान खान ने और कहा है कि मैंने किसी को टास्क नहीं दिया, हाँ अपने ताई किसी ने करना है तो करे। तो जो गंडापुर साहब ने की भी बातचीत हुई, क्या वो भी अपने ताई थी? आज़म सवाती साहब की भी अपने ताई थी? ये अपने ताई भी जो करते हैं खान साहब से पूछे बगैर ही कर देते हैं? देखिए मेरी बात सुने, गंडापुर साहब एक मेन स्टेक होल्डर हैं, इस पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं। वो उनके साथ बैठते हैं, अपेक्स कमेटी में बैठते हैं, अमन जरगे में भी जाके बैठे, उनके साथ उनकी रूटीन की मीटिंग्स भी होती हैं, NFC अवार्ड्स में भी बैठते हैं, सारा उनका एक उनकी रूटीन की मीटिंग्स चलती हैं। वो तो कहीं ना कहीं बातचीत हो जाती है डेफिनेटली। अगर आप सुबह से लेके शाम तक देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कोई डिस्कस नहीं है। और दूसरा, पहला क्वेश्चन ये है कि खान साहब बाहर कब आएंगे, हर बंदा यही क्वेश्चन कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो जितना भी आप ये देख लें कि पार्टी के जो सीनियर रहनुमाएं किसी न किसी जगह पे खान साहब की रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। अपने तय ये मुराद नहीं है कि खुदा न खास्ता वो को पार्टी की लाइन को टो नहीं कर रहे। जब वो अपने पास से कुछ चीजें करके जाते हैं, अगर खान साहब की मर्जी होती है मानते हैं, मर्जी नहीं होती तो नहीं मानते। देखिए एक मैं आपको बात बता दूं, बुनियादी तौर पे इमरान खान की रिहाई इमरान खान के लिए कोई मसला नहीं है। सिर्फ जो प्रिंसिपल है, जो असूल है, जो आप समझ लें कि जो TORs है, उन पे मसला है। TORs इमरान खान डील नहीं करेगा। उनका ये ख्याल था कि जिस नवाज शरीफ और ये सारे दौड़ गए, डील करके चले गए, इमरान खान भी 2 साल के लिए चुप हो जाएंगे। सही। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, गंडापुर साहब के सितारे की गर्दिश में तो नहीं? पहले सूबाई सदारत से हटाया, जुनेद अकबर साहब को लगाया, अब वाडा साहब एक पेशन गोई कर रहे हैं कि बड़ी जल्दी खान साहब ने फैसला करना है गंडापुर साहब की किस्मत का, बड़ी जल्दी छुट्टी होने वाली है उनकी। आपको भी पता है कि जो फैसल वाडा साहब हैं उनकी पेशन गोइयाँ कह लें, ख़बरें ही कह लें, और सच्ची सुच्ची खबरें होती हैं उनकी, और वो बाद में सही साबित होती हैं। तो क्या गर्दिश में उनके सितारे? क्या खान साहब उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है? नहीं, मेरे नज़दीक तो ऐसी कोई बात नहीं है। ना ही को मेरी इस मामले पे खान साहब से बात हुई है, ना ही को मेरी खान साहब से जो आखिरी मुलाकात हुई है आज से 2 माह पहले,
तो देखें वो पार्टी चेयरमैन है, उनका फैसला गंडापुर साहब को भी सर आंखों पे होगा, हर किसी को सर आंखों पे होगा। गंडापुर साहब को इस तरह तो है नहीं कि वो पार्टी के बहुत उनकी कुर्बानी है, बड़े पुराने पार्टी में है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बात करने वाली है। सितारे गर्दिश में पार्टी में चीफ मिनिस्टरशिप से लेके एक MP तक जो ये एक लेवल पे जब बंदा पहुंचता है ना, इमरान खान के साथ जो लोग खड़े हैं अब उनके लिए कोई ओहदा माना नहीं रखता, और मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात है नहीं, तो वो सबके सामने आ जाएगी। ठीक है, डील आप लोगों ने नहीं करनी, वैसे देनी भी किसी ने नहीं, फिलहाल मूड तो लग नहीं रहा, ना ढील मिलनी है, तो एक सड़कों पर निकलना था आप लोगों ने, एहतजाज करना था आप लोगों ने। मौलाना साहब की वजह से रुके हुए हैं क्या? उनके बगैर आप लोग चल नहीं सकते? क्या वजह है? आप लोगों ने तो वक्त दिया था ईद से पहले कि ईद के बाद एहतजाज शुरू होगा और मुल्क गिर एहतजाज होगा और इमरान खान की रिहाई तक एहतजाज होगा। वो कहाँ गया एहतजाज? वो कहाँ गई वो स्ट्रैटेजी? कि मैं कर्ज कर दूं आपको कि खान साहब के लिए वो तो हो रहा है, अब डेली एहतजाज होता है। अब ये परसों जो हमारे कल वाकया हुए, ये इस किस्म के वाकयात तो हो रहे हैं। अब कहीं ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनना था बच्चर साहब। देखिए ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के मुतालिक मैं आपको ये बात बता दूं, जो बात हुई है पहले ये होता था, पहले जो एस्टेब्लिशमेंट होती थी या वो अपोजिशन के साथ होती थी या खामोश होती थी। एस्टेब्लिशमेंट का किरदार आप नहीं नजरअंदाज कर सकते। हुकूमतों के पास बुनियादी तौर पे जो हुकूमत होती है, जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन जिसकी होती है, मॉरल सपोर्ट होती है, वो आवाम की होती है, नहीं है। वो खड़े हैं, जब ये हाथ हटा देंगे ये तो खुद गिर जाएंगे, मुज़ाकरात की जरूरत ही नहीं है। वैसे ग्रैंड अलायंस अपोजिशन बनने जा रही है और बड़ा ये इफेक्टिव एक प्लेटफॉर्म होगा इंशाअल्लाह ताला, जल्दी आपको खबर मिलेगी। बहुत शुक्रिया अपोजिशन लीडर पंजाब इस्लाम के अहमद बच्चर साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी सियासत जो है ये मुल्क गिर चक्कर लगाकर अडयाला के दरवाजे पर खड़ी खड़ी थक गई है। इदारे भी थक गए हैं, लगता है हुकूमत भी थक गई है, महंगाई में फंसी जो है वो आवाम भी थक गई है, और थकी हुई आवाम की जमहूरियत भी लगता है अब थक गई है। पाकिस्तान में कौमी मुफाहमत थक गई है और अब तो लगता है कि मुज़ाहमत भी थक गई है। कोई दलील बची है ना ही मंतक। ऐसे में सियासी रहनुमाओं में एक दूसरे का राज़ीनामा ही थक गया है। पॉलिटिकल रेजोल्यूशन की तलाश में अदालतें थक गई हैं, बल्कि पूरे का पूरा निज़ाम ही थक गया है। मुल्क का सबसे बड़ा अवामी ईवान यानी पार्लियामेंट हाथ जोड़े नाकाम होकर थक गया है। अब तो हालात के मुताबिक बार बार बदलता कानून थक गया है, बल्कि मतनाज़ तरमीम के बाद आइन भी थक गया है। रियासत की बेपनाह ताकत लगता है थक गई है, और अपोजिशन की मैं ना मानो की सियासत भी थक गई है। हर तरफ थकान की कहानियों को रिपोर्ट कर कर के मुल्क की सहाफ़त भी थक गई है। अब तो कभी पावर शेयरिंग तो कभी किनाल मंसूबे पर हुकूमत से निकलने की बातें करने वाले जो इत्तेहादी हैं, लगता है ये भी थक रहे हैं। वफाक और सूबों के दरमियान इख्तियारात की जंग है, वसाइल की जंग है। लगता है इस सब में कहीं ना कहीं कौमी हम आहंगी भी थक गई है। नहीं थके नाजरीन तो ज़ाती मफादात नहीं थक रहे, अनाएँ नहीं थक रहीं, सियासी दुश्मनी की नित नई रवायात नहीं थक रहीं। इस थकी हुई सियासी कशमकश में से मुल्क की बेहतरी का कैसे रास्ता निकलेगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या धमकियां दे रही है कि वो इत्तेहाद से निकल जाएंगे? बिलावल साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ को 2 बार वज़ीर आज़म बनवाया, पानी की तकसीम जो है वो वफाक को ख़तरे में डाल सकता है। अब ये धमकियां हैं या सिंध के अंदर जो कौम परस्त जमातें हैं उनका प्रेशर है, उनके प्रेशर में आकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सब करने पर मजबूर है। हम आपको सुनाते हैं ये कल हैदराबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब करते हुए क्या कहा। कोर्ट के हद तक पीटीआई और नून लीग भी एक पेज पे थे, सारे इकट्ठे हुए तीर को हरवाना है। ये एक ऐसा
मसला है जो वफाक को खतरा में डाल सकता है, जो आलमी सतह पर पाकिस्तान को मसले में डाल सकते हैं। अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं तो उनको शुक्रिया कहना चाहिए हैदराबाद की आवाम को कि आपने मुझे वजीर आजम एक नहीं 2 दफा बना दिया है। हम मांग क्या रहे हैं? आपका वजारते पे हम लात मारते हैं, आपके वजारते नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। और अगर वो मानने के लिए तैयार नहीं तो हम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। इसी पे मैं बात करूंगी। नाजरीन, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वज़ीर मुमलिकत बराए कौमी सकाफ़त व विरसा हुज़ैफ़ा रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा, आपने वक्त दिया। बात यह है, आप लोगों को तो शुक्रिया बोलना चाहिए बकौल बिलावल भुट्टो ज़रदारी के, हैदराबाद के आवाम का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। 2 बार शहबाज शरीफ को उन्होंने वज़ीर आज़म बनवा दिया और आप वो काम करने जा रहे हैं जिसके लिए ना सिंध के आवाम राज़ी हैं, ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राज़ी हैं। वो कह रहे हैं पाकिस्तान की तकसीम का मसला जो है, पानी की तकसीम का मसला है, विफाक को ख़तरे में डाल सकता है। तो जो पानी की तकसीम है, इन मामलात को लेकर जो एक कशमकश चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इत्तेहाद ख़तरे में पड़ जाए और हर कोई घर को चलता बने? जी बहुत शुक्रिया शाजिया, आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया। उसमें आपने बड़ी थकान की बात की। तो हम तो समझते हैं कि ना रियासत कभी थक सकती है और मुस्लिम लीग नून पॉलिटिकल पार्टी है, ये भी कभी नहीं थक सकती। और आपने सहाफ़त का कहा, हम ये समझते हैं कि सहाफ़त को भी नहीं थकना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर मखदूश हालात हैं, नामसाइद हालात हैं, आपने उसकी मंजरकशी करने की कोशिश की। देखें, अभी आप चेयरमैन बिलावल की जो तकरीर मुझे सुनवा रही थी, मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूँगा। फिर ज़ाहिर है उसको फैक्ट सुनने के बाद आप और आपके व्यूअर्स ने फैसला करना है कि आया कि हमारा नुक्ता नज़र ठीक है या फिर चेयरमैन बिलावल और उनकी पार्टी का नुक्ता नज़र ठीक है। बिलावल साहब ने कहा कि मैंने 2 दफ़ा शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया, तो उनकी मर्ज़ी है, उन्होंने जलसे में ज़ाहिर बात की। लेकिन हम ये बात कभी नहीं कहेंगे कि हमने बिलावल साहब को 1 दफ़ा वज़ीर ख़ारजा और उनके वालिद साहब को 1 दफ़ा जो है सदर पाकिस्तान बनाया। और मुस्लिम नून के ही वोटों से सिंध में जो है बलूचिस्तान में हुकूमत बनी और मुस्लिम नून के वोटों से ही चेयरमैन सेनेट बने। और इसके अलावा 2 सूबों के गवर्नर वो भी मुस्लिम नून के वोटों से ही बने। ये सियासी कंप्रोमाइज़ होते हैं, सियासी बारगेन होता है। और ज़ाहिर जब आप अलाइज होते हैं तो एक दूसरे के साथ गिव एंड टेक करते रहते हैं। लेकिन ज़ाहिर फरते जज्बात में कुछ ज़्यादा ही बोल गए। मैं बस आपको इतना बताऊँगा कि जब बिलावल खुद वज़ीर ख़ारजा थे, उस वक्त SIFC के क़याम की तजवीज़ सामने आई और इन सब लोगों ने उसको इनकरेज किया। और उस वक्त ये तय हुआ कि पंजाब का जो बंजर एरियाज़ हैं, जो रेगिस्तानी इलाके हैं, और कुछ सिंध का भी बॉर्डर का एरिया है, कश्मीर है, कंदकोट है, पंजाब की साइड में बहावलपुर, सादकाबाद, रहीम यार खान, इन एरियाज़ को आबाद किया जाए। बंजर ज़मीनें पड़ी हुई हैं और पाकिस्तान में ज़राअत ही वाहिद चीज़ है जो कि पाकिस्तान की मईशत की बैकबोन बन सकती है। उस वक्त इन लोगों ने उस पर इत्तफाक किया और उसी इत्तफाक के बाद उस वक्त ये सब उस वक्त सारा फॉर्मूला तय हुआ था कि सिंध से पानी जाएगा, सिंध से 6 केनाल निकलेंगी, 6 नहरें निकलेंगी। नहीं, सिंध से तो कोई जाने नहीं, ये इंडस रिवर से ही निकलना था। ज़ाहिर है पाकिस्तान में सबसे बड़ा दरिया इंडस रिवर है और ये जिस एरिया में निकलनी है वो दरिया सिंध से ही निकलनी थी। और उस वक्त सारे लोग इस पर मुत्तफिक थे। लेकिन मैं ज़रा लेट मी कंप्लीट, अब ज़ाहिर है उन्होंने एक नया नैरेटिव दिया और इस पूरे मामले को मुतनाज़ा बनाया है। शायद लोगों का प्रेशर आया, या आपने जो बात कही कि सिंध की जो जमातें हैं अंदरून सिंध की, उनका एक प्रेशर होगा उनके ऊपर या आवाम का। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर मसले का एक हल निकलना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी का मामला ये जेन्युइन कंसर्न भी मान लिया जाए, बतौर डेविल्स एडवोकेट भी अगर मैं बात करूँ, तो मुतनाज़ा बात तो ये है ना कि अगर कभी किसी साल बारिशें ना हों और सिंध में भी पानी कम हो, तो ज़ाहिर है कम पानी के साथ जो है जो ऑलरेडी अवेलेबल नहरें हैं उसमें मजीद 6 नहरें ऐड हो जाएंगी। तो सिंध के पास जो है जब पानी गुजरता है पंजाब की हदूद के बाद, हैदराबाद, सक्खर, ये सारा एरिया दिन समंदर में जाकर गिरता है, तो उसका क्या होगा? तो उसका हल निकल सकता था। सिंध के वज़ीर आला जो है वो जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन किस अंदाज में होनी है, जिस तरह आज हमारे पास काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, इसमें 4 वज़ीर आला वज़ीर आज़म होते हैं, तो हम बड़ा दिल कर ले सिंध के वज़ीर आला को डिस्ट्रीब्यूशन का चेयरमैन बना देते, बाकी 3 वज़ीर आला उसके मेंबर बन जाते। लेकिन बड़ी टेक्निकल सी बात है, आम आवाम के लिए समझना इतना आसान नहीं है। बड़े टेक्निकल मामला है, इरसा के मामलात हैं, पानी की तकसीम के मामले। तो बात है कि आवाम के सामने तो ये ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने खड़े हैं और पाकिस्तान के आवाम को ये भी पता है कि दोनों ने मिलकर हुकूमत बनाई हुई है, और पाकिस्तान के आवाम को ये भी पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर साइड पे वो जो छड़ी का एक सहारा है वो निकाल लेती है तो हुकूमत तो ज़ाहिर धड़म से गिर जाएगी।
तो बात यह है कि क्या ये नौबत यहाँ तक पहुँच सकती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इत्तेहाद से निकल जाए? देखिए जी, जितना पीपल्स पार्टी के वोटों से हम बेनिफिशरी हैं, उतनी हमारे वोटों से वो बेनिफिशरी हैं। और मैं नहीं समझता कि ये ज़ाहिर है जलसे में की गई बात सियासी बात तो हो सकती है, एक जज्बाती बात तो हो सकती है, लेकिन जो मैं हालात को देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून के इत्तेहाद को फिलहाल कोई बड़ा खतरा मौजूद है, और ना ही ये खतरा होना चाहिए, क्योंकि आप देख रही हैं कि आपकी इकोनॉमी अभी खड़ी होना शुरू हुई है और आपका ज़ाहिर है सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। पार्लियामेंट के अंदर एक बड़ी जमात की सपोर्ट हमें हासिल है, और उनकी सपोर्ट से अगर वज़ारत उज़्मा मौजूद है और हमारी सपोर्ट से उनके पास नेशनल असम्बली के डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट मौजूद हैं और सदर पाकिस्तान का ओहदा मौजूद है, तो मैं समझता हूँ कि दोनों फरीकैन को, हमारे लिए भी और उनके लिए भी, इस किस्म की सख्त बात नहीं करनी चाहिए जिसके बाद वापस आना मुश्किल हो जाए। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि अगले हफ्ते में चेयरमैन बिलावल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात जो है वो मुतवक्के है, और पहले उस मुलाकात में मसला हल होना है या सीसीआई के फोरम पर ये मसला हल होना? नहीं, उस मुलाकात नहीं, देखिए जी, उस मुलाकात में ज़ाहिर है चेयरमैन बिलावल अपनी पार्टी का पूरा मैंडेट रखते हैं, वो जो तय करेंगे उनके वज़ीर आला ने वही मौक़िफ़ सामने लाकर रखना है। तो एक मुलाकात जो है वो वज़ीर आज़म की, व्हाट अबाउट सीसीआई का इजलास, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट? देखिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ज़ाहिर सिंध की नुमाइंदगी वज़ीर आला बलूचिस्तान, वज़ीर आला सिंध करेंगे। अब वज़ीर आला सिंध जो है वो अपने चेयरमैन के स्टांस के ज़ाहिर अगेंस्ट तो नहीं चले जाएंगे ना, या उनका स्टांस अगर इंतहाई है तो वो हमारी तरफ नहीं आ जाएंगे। तो उसके हवाले से ज़रूरी है कि कोई भी फैसला अगर सिंध ने करना है तो पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन बिलावल जो है वो बैठकर इस बात को तय कर लें, और फिर उनका वज़ीर आला आकर वही मौक़िफ़ अख्तियार करें, तो तभी मसले का हल निकल सकता है। तो आप कह रहे हैं पहले शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल साहब की मुलाकात हो, उधर से कुछ चीजें डिसाइड हो, उसके बाद सीसीआई का इजलास बुलाएं और फिर बाद में चीजें तय हों। लेकिन सीसीआई का इजलास तो बुला लेना चाहिए था, इतना रिलक्टेंट क्यों है हुकूमत? नहीं, हुकूमत बिल्कुल रिलेक्टेंट नहीं है। देखिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का मकसद ही यही होता है कि बैठकर आप चारों सूबों को एक मामले पर मुत्तफिक कर लें। इस मामले में बराह रास्त ये मामला सिंध और पंजाब से जुड़ा हुआ है। पंजाब ने अपनी कंसेंट ऑलरेडी दी हुई है कि नहरें निकलनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने ज़रा इस मंसूबे को कहा कि इसका हम आगाज करने जा रहे हैं। सिंध इसके अंदर जरा वज़ीर आला के जारियाना मौक़िफ़ सामने आया है, तो अब आप मीटिंग बुलाकर मीटिंग में जारियाना मौक़िफ़ तो नहीं सुन सकते, ना ही आप इस तरह की बात कर सकते हैं कि एक मामला मजीद मुतनाज़ा हो जाए। तो सियासी लोग सियासी हल ही निकालते हैं, और उसका बेहतरीन सियासी हल यही होगा कि PMLN और पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप जो है वो एक मेज़ पर बैठे और इस मामले का कोई ना कोई ऐसा हल निकले कि जो दोनों के लिए विन विन पोजीशन हो और मुल्क को भी इसका फायदा हो। हम ऐसा कोई फैसला नहीं करना चाहते जिसमें सिंध को नुकसान हो और पंजाब को फायदा हो। मैं समझता हूं कि जितना पंजाब हमारा है, सिंध उससे ज्यादा हमारा है। तो बस इस मसले के अंदर ज़ाहिर है तलखी कहाँ आई है, और पीपल्स पार्टी जो 1.5 साल पहले मानी हुई थी, अचानक से उसने इतना बड़ा यूटर्न क्यों लिया है, इसको एडजस्ट करने की जरूरत है। इसके पीछे कोई वजह है, डिमांड्स हैं, बार्गेनिंग, कोई आपको लग रहा है कि कोई ऐसा मौका है जो उन्हें नजर आ गया है कि बार्गेनिंग पोजीशन उनकी मजबूत हो रही है? आगे बजट भी तो आ रहा है, पिछले साल के बजट में भी हमने देखा तो लेन देन के मामलात हैं। जी देखें, बार्गेनिंग भी सियासी जमातें करती हैं, लेन देन भी करती हैं। अभी हमने डेवलपमेंट की मदद में वज़ीर आज़म साहब ने 9 बिलियन रुपीस चेयरमैन बिलावल को कहा है कि वो अपने मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूट करें, जो कि PM का इस्तेहकाक होता है, वो कर रहे हैं। इसके अलावा भी ज़ाहिर है बार्गेन के लिए सियासी जमातें इस तरह की टैक्टिक्स करती हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की है, ज़ाहिर है आप खुद एक जहादीदा सहाफ़ी हैं, लेकिन बात यह है कि जितना आप इस मामले को मुतनाज़ा बना रहे हैं, जितना आप इस मामले को मुतनाज़ा बना चुके हैं या बना रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि शायद कुछ अरसे बाद पीपल्स पार्टी राजी हो जाए, कोई बार्गेन अपना उनका मुकम्मल हो जाए, लेकिन आवाम को कायल करना, कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए एक कौमी मंसूबा है जिसमें दोनों सूबों को फ़ायदा होना है, उसको इस हद तक जो है मुतनाज़ा बनाना, मेरे ख्याल से बाद में पीपल्स पार्टी को भी बहुत इसका एहसास होगा, और पीपल्स पार्टी यानी ऑब्जेक्टिव हिस्टोरियन आज इस बात को नोट कर रहा है, पीपल्स पार्टी इसकी बड़ी हैवी कॉस्ट पे करेगी सियासी तौर पर, और पीपल्स पार्टी को मलाल होगा इस बात का कि जिस तरीके से कालाबाग को मुतनाज़ा कर दिया गया, अब कोई भी हुकूमत उसमें हाथ नहीं डाल सकती। नहरों के मामले को इतना मुतनाज़ा नहीं करना चाहिए था, जो कि एक हकीकत है कि इस वक्त कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो बातों से लगता है कि इस वक्त उन्हें कुछ नहीं चाहिए। आपने सुना वो कहते हैं वजारतों पर हम लात मारते हैं। अभी आपने बात की कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब तरक्याती मंसूबों के लिए जो है वो पैसे देने के लिए भी तैयार हैं। फिलहाल तो उनके मूड से लग रहा है कि ना उन्हें वजारतें चाहिए, ना उन्हें पैसा चाहिए। उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि वफाक इस मंसूबे से पीछे हटे, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। और बात यह है कि आइन में तो ये कहता है आइन के मुताबिक चलना है ना, ये मुल्क किसी की मर्जी से तो नहीं चल सकता। आइन तो कहता है ना कि चारों सूबों की मंशा से होगा ये सारा मामला हल।
तो सिर्फ सिंध मुखालफत नहीं कर रहा ना हुज़ैफा साहब, केपी भी मुखालफत कर रहा है। सिंध को राजी करेंगे तो केपी का क्या करेंगे? नहीं, केपी तो कहते हैं पराई शादी में अब्दुल्ला भिगाने वाली बात है। जब पानी सवाबी और डेरा इस्माइल खान के रस्ते मियाँ वाली पंजाब में दाखिल हो गया, अब मियाँ वाली के बाद आप जितनी मर्जी उसमें नहरें निकाल लें, सिंध का इतिहास तो जायज है, टेक्निकल बात है। पानी जो है ऊपर से नीचे आता है, अगर वो ऊपर बंदा बैठा हुआ है उससे पानी होकर नीचे पहुंच गया तो ऊपर वाले को क्या एतराज है, नीचे वाला जैसे मर्जी यूटिलाइज करे। वो तो जाहिर है उनका एक तरीकेकार है तहरीक इंसाफ का कि हर मामले के अंदर, हर मुतनाज़ा मामले में अपनी टांग अड़ा देनी और उसको हाइप दे देनी। जबकि आपने जो पीपल्स पार्टी की बात की है, मैं तो आपकी बात से खुद सहमत हूँ कि आप जब तक उनको एक पेज पर नहीं लेकर आएंगे और उनका जो इसमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर नहीं करेंगे, ये मंसूबा नहीं बन सकता। मैं तो आपसे सहमत हूँ इस बात से। और जो आप बात कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी के भी मुतालबात सामने नज़र नहीं आ रहे, डेवलपमेंट उन्हें नहीं चाहिए। देखिए 9 अरब तो डेवलपमेंट भी मेरे सामने पीएम साहब ने 15-18 दिन पहले जो मीटिंग हुई है उसमें पीपल्स पार्टी को दिया, उनके एमएनएस को मिल भी रहे हैं। और पीपल्स पार्टी अच्छा, 9 अरब दे चुके हैं आप लोग और वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने एमएनएस में? जी, नहीं, उनके एमएनएस को भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, जिसमें गिलानी साहब को दिए गए हैं। मुझे खुद गिलानी साहब के बेटे डे बिफोर यस्टरडे मिले तो मुझे बता रहे थे कि कोई 1 अरब रुपए उन्हें दिया गया, बाकी इस तरह उन्होंने अपनी मर्जी से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और पंजाब हुकूमत ने अलहदा जो है पीपल्स पार्टी से, हालांकि गिलानी साहब के बच्चे, उनको अलहदा डेवलपमेंट का बजट दिया है। मरकज से प्राइम मिनिस्टर ने जो एमएनएस का, जो सब एमएनएस को दिया पीएमएलएन के, उसमें से भी गिलानी साहब के बच्चों को एकोमोडेट किया। ज़रा कोई हमने एहसान नहीं किया, सब एमएनएस को दे रहे हैं। उन्होंने ज़रा अपने हल्कों की नुमाइंदगी कर आए हैं, अगर डेवलपमेंट करनी है तो ज़रा हम उनको एकोमोडेट कर रहे हैं उस हवाले से। अब बात ये है कि कहना कि जी हम लाहत मार देंगे वजारतों को, मैं ये समझता हूँ बिलावल साहब बड़े मैच्योर सियासतदान है। ये जलसों की बात है, ज़रा अवाम में अवामी स्टाइल की बात की जाती है, जैसे अवामी आपको ऑप्टिक्स आप गेन करें, एक हाइप क्रिएट हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब मेज़ पर बिलावल साहब बैठते हैं तो इस किस्म की कोई बात नहीं होती। एमएनएस तो फिर तहरीक इंसाफ के भी हैं, तरक्याती काम करवाना तो उनका भी तो हक बनता है। बिल्कुल हक बनता है, और मैं आपके चैनल के तवज्जो से कैटेगोरिकली बात कर रहा हूँ कि जिस हल्के से पीएमएलएन हारी है, अगर उस हल्के में पीटीआई के लोग जीते हैं, अगर एक मेज़ पर बैठ जाएं, कोई नेशनल रिकंसिलिएशन हो जाए, असेंबली एक रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत चले, ये एहतजाज, ये मारो मरो, ये वाली पॉलिसी खत्म हो जाए, आईएमएफ को खत लिखना डिस्करेज करना, 9 मई जैसे वाक़े, इस तरह की चीजें ना हो, तो वजीर आजम पूरे मुल्क का होता है। और ये बात आपने बड़ी मुस्बत बात की है। अगर दूसरे फरीक को भी ये एहसास हो, जो जाहिर है अपोजिशन बेंचेस पे बैठा हुआ है, हम टेर बेंचेस पे बैठे हुए हैं, तो वजीर आजम को जितना बजट यहाँ पर देना चाहिए उतना वहां भी देना चाहिए। लेकिन वो कम अज कम वजीर आजम को वजीर आजम मानने को तो तैयार हो। वो तो कहते हैं तो वजीर आजम ही नहीं है, तो कठपुतली है, ये तो फार्म 45 वाले, फार्म 47 वाले। इस तरह की तलखी, इस तरह की गैर शाइस्ता, गैर पार्लिमानी गुफ्तगू के बाद आप मुझे बताएं कौन सा वजीर आजम। लेकिन इस बात पर तो वो जाहिर है यू टर्न तो उन्होंने ले लिया ना। अगर वो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को ना मानते, लेकिन मैं हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ना करते ना, मुज़ाकरात किए, इसका मतलब उन्होंने माना। असेंबली में जाते हैं, जिसको जाली असेंबली वो कहते हैं, इसका मतलब है उस पार्लियामेंट को भी मानते हैं, उस पार्लियामेंट में जो वजीर आजम बैठे हैं उसको भी मानते हैं, उसको तो उस बात को तो छोड़ देंगे वो नहीं मानते। आपने जो बात की मैं इसका जवाब भी दूंगा। पिछली बात आपने बहुत अहम बात की, लेकिन आप फैक्ट उठाकर देख लें, अपने किसी कॉरेस्पोंडेंट की ड्यूटी लगा दें, वो आपको रिपोर्ट दे देंगे। जिन हल्कों में इनके एमएनए मौजूद हैं, वहां भी प्राइम मिनिस्टर अपने डिस्कशन को एक्सरसाइज करते हुए, इनके जरिए नहीं लेकिन वहां के डीसी के जरिए, वहां का ज़ाहिर है जो पीडब्ल्यूडी पहले था वो खत्म हो गया, लेकिन ज़ाहिर है हमारे पास एक मैकेनिज्म मौजूद है, उस मैकेनिज्म के जरिए, एनएचए के जरिए, इनके अपने एमएनएस के हल्कों में भी हम तरक्याती काम करा रहे हैं। उसमें कोई डिस्क्रिशन ऐसी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन हो के, वो डिस्क्रिमिनेशन हम जो है अपने डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर उनके साथ जो है वो अच्छा सलूक ना करें। और वहां पर भी ज़ाहिर है जो आवाम है उनका हक है, वज़ीर आज़म पूरे मुल्क का होता है। पीटीआई के जो एमएनएस है उनके हल्कों में भी काम हो रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। देखिए जी, बिल्कुल ये मेज पर बैठे, यही मेरा नुक्ता नजर है, यही मेरा नुक्ता नजर है कि हमारे साथ मेज पर बैठे। ये जब इन्हें कहा जाता है कि वजीर आजम की सरबराही में आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है, कहते हैं वजीर आजम को नहीं मानते। तो हमने कहा चले आप स्पीकर की सरबराही में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है, जो नेशनल असेंबली के स्पीकर के नीचे एक सब कमेटी आती है, आप उसमें आ जाएं, क्योंकि वही असेंबली है जिस असेंबली से आप टीएडीए लेते हैं, ये वही असेंबली है जिसके दफ्तर आप इस्तेमाल करते हैं, वही असेंबली जिससे आपने गाड़ियां ली हुई हैं, ये वही असेंबली है जिसकी आपने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और चेयरमैन आपकी मुख्तलिफ कायमा कमेटी, उसके अलावा जो है आपके पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, अपोजिशन लीडर का चैम्बर, ये सारे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस स्पीकर को आप मानते हैं, इस असेंबली को लेजिटिमेट समझते हैं, तो सारा कुछ कर रहे हैं ना, वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, तो आप उसमें आ जाए। लेकिन वो मैं ना मानूं वाली पॉलिसी, पहले कहा जी हम आ रहे हैं, फिर नहीं आए। फिर मीडिया की बड़ी हम पर तनकीद होती है कि आप हुकूमत है, हुकूमत बड़ा दिल करे ना। हमने बड़ा दिल किया, मुज़ाकरात का आगाज किया, हमने अपनी पार्टी के मोस्ट सीनियर लोग नॉमिनेट किए, राना सनाउल्लाह, इरफान सदीकी साहब, लेकिन हमने बदले में क्या मिला? उन्होंने कहा कि नहीं जी, बानी तहरीक इंसाफ को पहले कहा जी रिहा कर दें, फिर कहा बानी तहरीक इंसाफ को पैरोल पर ले आए।
इस तरह की बातें नहीं, सियासतदानों बात को तो ज़हन नहीं देती। मुज़ाकरात की तो सियासतदान कहानी लचक का जुडिशल मुजाहरा करते हैं। कमीशन पर आकर खत्म हुई थी ना, मगर जुडिशल कमीशन बना दे, हुकूमत नहीं मानी, मुज़ाकरात की कहानी तो यहाँ पर आकर जी जी, खत्म वो बिल्कुल जुडिशल कमीशन पे खत्म हुई। मैंने पूरी बात जो कि बड़े कैनवस में की है, मैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की बात कर रहा हूँ, उसमें ये मुतालबा आ गया था, उसमें जुडिशल कमीशन का मुतालबा आ गया था। तो इस किस्म के ये ज़ाहिर है इमरान खान की रिहाई से अलावा ये कोई बात ही नहीं कर रहे, अभी तक उससे निकल ही नहीं पा रहे। और वो ज़ाहिर है बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई अदालतों ने करनी है, उन्हें सज़ाएं अदालतों ने दी हैं। अगर कोई एनआरओ भी साइन करना चाहते हैं तो हुकूमत उस एनआरओ के बाद कमजोर प्रोसिक्यूशन तो कर सकती है, बतौर हुकूमत प्रोसिक्यूशन अपने केस विड्रॉ तो कर सकती है, लेकिन इन्हें रिलीफ अदालतों ही नहीं देना है। और ये भी मुमकिन हो सकता है कि हम इनके एनआरओ किसने इन्हें देना? एनआरओ हम देने पे राजी हो एनआरओ जाए, किसने हम देना है? इन्हें एनआरओ दे दें। देखें, एनआरओ हुकूमत देती है, चाहे आप उसमें ज़ाहिर है जुबानी बात है, इदारे एस्टेब्लिशमेंट साथ हो, लेकिन वो वाया हुकूमत ही दिया जाएगा ना। और इस वक्त एक हकीकत नाकाबिले तरदीद है कि मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। जब इस तरह की कोई चीज़ होगी तो वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दस्तखत से प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी ने नोटिफाई करनी है उसको। तो ज़ाहिर है आप उसमें जितना मर्जी कह दें कि कठपुतली है, किसी और ने फैसला करना है, लेकिन अगर इन्हें एनआरओ ही चाहिए तो वो हमसे लेंगे, और अगर हमने भी एनआरओ दे दिया तो क्या पता लेकिन आप अदालत लोग भी disagree अपनी कर दें इस मर्जी बात से दे नहीं सकते ना, ये भी नहीं, एक ऐसी तल्ख बात हकीकत हरगिज़ है। नहीं है। नहीं नहीं, ये एक तल्ख हकीकत आपका नुक्ते नज़र ज़रूर है, क्योंकि आप गिलास को आधा खाली देख रही हैं, मैं गिलास को आधा भरा हुआ देख रहा हूँ। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ने वाज़ेह कर दिया, इनके 2 दफ़ा के खतूत थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि मुझे मसूल नहीं हुआ, अगर मसूल भी होते तो मैं कोई जवाब ना देता, ये सियासतदानों का काम है। ये बार-बार एस्टेब्लिशमेंट का दरवाज़ा बजा रहे हैं, इनकी ख्वाहिश ज़रूर है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इन्हें लिफ्ट नहीं करा रही। एस्टेब्लिशमेंट अभी तय कर चुकी है कि पाकिस्तान में सियासी मामलात सियासी जमातें आपस में तय करें, ये आपस में लड़ें, एक मेज़ पे बैठें, जो मर्ज़ी करें। लेकिन इनकी अभी भी ये ख्वाहिश है कि हम लाडले बन जाएं, दोबारा हमें मंजूर नजर बना दिया जाए। और ये एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद इस वजह से नहीं कर रहे कि सिविलियन बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ डेमोक्रेसी हो। ये एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद इस वजह से कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमें दोबारा लाडला नहीं बना रही। यानी इनकी तनकीद एस्टेब्लिशमेंट पर, इनकी तनकीद मुसल्लह अफवाज पर लाडला बनने के लिए, कि ताकि हम दोबारा मंजूर नजर हो और इक़्तिदार का रास्ता अख्तियार कर लें। इनकी तनकीद इस बात पर नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी हदूद कयूद में रहे, सियासतदान मजबूत हो, नहीं, नॉट एट ऑल। ये सिर्फ चाहते हैं कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थूथू, और कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत बरमी सकाफत और विरसा हुज़ैफर रहमान साहब मेरे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।